है। लेकिन मैं एक हिस्टोरियन के तौर पर यदि देखूँगा तो मैं ये कहूँगा कि अंबेडकर संविधान निर्माण के लिए बनाए गए ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इसलिए उनका योगदान सर्वाधिक था। लेकिन एक व्यक्ति को संविधान निर्माता मान लेने से ऐसा लगता है कि और बाकी लोगों के साथ में इनजस्टिस हो जाता है। कई सारे लोगों का योगदान है। आप देखेंगे कि संविधान निर्माण के लिए जो पहली ड्राफ्टिंग की गई थी, वो सर बेनेगल राव ने किया था, जो संविधान निर्माण के लिए जो बनाई गई संविधान सभा थी उसके सलाहकार थे। इसके अलावा बहुत सारी कमेटियां थी, उन कमेटियों ने अपनी अपनी ओर से संविधान के लिए कई प्रकार की अनुशंसाएं की थी, और उन सारी अनुशंसाओं को एक जगह लाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना योगदान किया। और ड्राफ्टिंग कमेटी में भी अन्य कई सारे सदस्य भी तो थे। लेकिन कोई डाउट नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर इस संविधान निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण पिलर थे और उनका कंट्रीब्यूशन ऐतिहासिक है। पर बाकी सबको भुला दिया जाता है और संविधान निर्माण का पूरा श्रेय सिर्फ बाबा साहब को जाता है। अब ये तो इतिहास की नहीं, राजनीति की अपनी ज़रूरत होती है। जिसका बेटा महत्वपूर्ण होता है उसका बाप महत्वपूर्ण हो जाता है। संविधान सभा का सदस्य कैसे बने, पब्लिक जानना चाहती है कि आखिर उस प्रक्रिया क्या रही पूरा। देखिए, संविधान सभा के सदस्य बनने का मतलब यह है कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान सभा के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ और भी कई सारे लोग तो इलेक्शन में थे, क्योंकि कैबिनेट मिशन की अनुशंसा के आधार पर हिंदुस्तान को आज़ादी मिलनी थी, उसके साथ संविधान का निर्माण करना था। संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा बनाई गई थी। संविधान सभा के लिए जब इलेक्शन हो रहा था तो वो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़े थे। बेसिकली उनकी पार्टी इस इलेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। महाराष्ट्र में सवाल उठाते हैं कि कांग्रेस ने मदद किया, तो किसने मदद किया, तो राजेंद्र बाबू ने का कहना है, उनकी नातिन का कहना है विशेषकर कि उन्होंने बनवाया था। क्या कहानी क्या है, इतिहास क्या है? देखिए, कैबिनेट मिशन के मुताबिक भारत को आज़ादी मिलनी थी और फिर भारत के लोगों को अपने लिए संविधान बनाना था। तो संविधान सभा के लिए इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो पार्टी थी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, वो भी लड़ी। लेकिन उस चुनाव में उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत ही साधारण रहा, तो वो महाराष्ट्र से इसका सदस्य नहीं बन पाए। अंततोगत्वा उनको बंगाल से मुस्लिम लीग के सहयोग से संविधान सभा की सदस्यता मिली। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह हो गई कि भारत का जब विभाजन हुआ तो वो इलाका जहां से कि वो संविधान सभा का सदस्य बने थे वो पाकिस्तान में चला गया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का सदस्य बनने से वंचित रह गए। पहली बार जब वो चुनाव लड़े थे तो कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे, कांग्रेस उनके खिलाफ लड़ी थी और वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, तो कांग्रेस उनको हराई। लेकिन कांग्रेस हराई इसका मतलब ये थोड़े ना है कि दुश्मनी है। राजनीति है, दो पार्टियां हैं, अनेक पार्टियां हैं, चुनाव लड़ रही हैं एक दूसरे के खिलाफ। किंतु रिमार्केबल बात यह है कि अंततोगत्वा कांग्रेस को ये बात समझ में आती है कि डॉक्टर अंबेडकर के इतना बड़ा पर्सनालिटी, जो इतना बड़ा संविधानविद है, वो यदि हिंदुस्तान के इस ऐतिहासिक अवसर के ऊपर इसका मेंबर न रहा तो हिंदुस्तान का नुकसान है। तो फिर कांग्रेस ने महाराष्ट्र से संविधान सभा के अपने सदस्य जयकर को त्यागपत्र देने के लिए तैयार किया और उनके जगह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सदस्य बनते हैं। ये तो मामला हुआ सदस्य बनने का। उसके बाद खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात को लेकर आश्चर्यचकित हो गए थे कि आखिर वो संविधान सभा के सबसे महत्वपूर्ण समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कैसे बन गए। तो चेयरमैन के लिए यह जरूरी है कि उसका बहुत बड़ा संविधानविद होना है, लेकिन संविधानविद तो और भी हो सकते थे। यहां तक कि कुछ विदेशी संविधानविद को भी बुलाने की बात चल रही थी। लेकिन गांधी जी की अनुशंसा थी कि अपने भीमराव किसी से कम है क्या। और गांधी जी की अनुशंसा के बाद जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यह ऑफर किया गया कि आप ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बन जाइए, तो खुद अंबेडकर जी ने कहा कि हम तो बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए थे। ये सुखद आश्चर्य की बात है, क्योंकि किसी को इतिहास बनाने का एक मौका था। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर होने की सारी योग्यता अंबेडकर में थी। लेकिन ये कोई यूपीएससी की परीक्षा थोड़े ना कि परीक्षा पास करने के बाद आप ही उसके मेंबर होंगे। वो ऐतिहासिक अवसर प्रायः विपक्ष के नेता को लोग नहीं देते हैं।
यदि किसी दल के किसी नेता ने कई अन्य नेताओं की सहमति से एक ऐसा अवसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया, तो अंबेडकर की योग्यता का भी सम्मान है, लेकिन सिर्फ अंबेडकर की योग्यता का सम्मान नहीं करिए, उस अवसर देने वाले का भी सम्मान करना पड़ेगा आपको। तो अनुसूचित जाति के होने के नाते उनको ये जगह मिली थी कि समाज के एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसके नाते वजह मिली थी। क्यों जगह क्यों बनाया गया? देखिए, जगह देने की कहानी यदि खोजेंगे तो दो बातें हैं। नंबर एक कि जिस काम के लिए उनको यह अवसर दिया गया था, उस काम के लिए वो निश्चित तौर पर एक अप्रतिम व्यक्ति थे। उस जगह पर किसी प्रकार का समझौता यदि संभव होता तो नहीं किया गया होता। लेकिन यह बात जरूर समझना पड़ेगा कि उस समय के कांग्रेस के लीडरशिप एन महात्मा गांधी के दिमाग में एक बात चल रही थी कि क्यों न इस आधुनिक भारत का नया मनु एक महार को बनाया जाए, क्योंकि इसका एक ऐतिहासिक महत्व हो सकता है। यह हिंदुस्तान के सामाजिक इतिहास में एक क्रांति की शुरुआत हो सकती है, और वो क्रांति सैकड़ों वर्षों तक एक सिंबल के तौर पे काम करती रहेगी। मैं आपको एक रोचक बात बताता हूं। देखो, संविधान सामान्यतया दो ही वर्ग के द्वारा टूटता है। एक उसके द्वारा जो बहुत प्रबल होता है और संविधान उसको बांधता है, जैसे कि रजवाड़े, जमींदार, पूंजीपति आदि। और दूसरा सबसे निचला तबका जो संविधान की व्यवस्था के अनुकूल अपना जीवन जीता तो है, लेकिन उसे लगता है कि हमको इससे पर्याप्त नहीं मिला, क्षुब्ध हो जाता है। यदि बहुत बड़ा तबका क्षुब्ध हो जाए तो संविधान को तोड़ देता है। हिंदुस्तान का सौभाग्य यह है कि हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा तबका जब संविधान को देखता है तो वह संविधान की किताब लिए हुए नीला कपड़ा पहने हुए एक व्यक्ति को खड़ा पाता है। उस व्यक्ति को अपना मसीहा मानता है, और उस व्यक्ति को मसीहा मानने के नाते मानता है कि संविधान हमारे लिए जरूरी है। यह किसी भी देश का सौभाग्य होता है कि उसके देश का सबसे पिछड़ा तबका, जो एक बड़ी आबादी है, उसको लगता है कि संविधान ही हमारे लिए जरूरी है। यह हमारे लोकतंत्र की कामयाबी के लिए एक जरूरी चीज है। इसलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि गांधी की दूरदर्शिता यहां भी दिखती है कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में रिकमेंड किया। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पर आज प्रधानमंत्री ने मंच से जो जिस तरह कांग्रेस पे आरोप लगाया कि कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर को 2 बार चुनाव हराया, क्या इस आरोप के पीछे की कहानी क्या है? अब ये आधा सच और आधा फसाना है। इसमें ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पहली दफा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन में हराया, फिर कांग्रेस ने उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सदस्य भी बनाया, फिर कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लॉ मिनिस्टर भी बनाया, और अंबेडकर जी 1951 में लॉ मिनिस्टर के पोस्ट से रिजाइन कर दिए। फिर वो 1952 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में शामिल हुए, उनकी पार्टी हार गई, तो इसका मतलब वो खुद हार गए। वो हार गए तो यहाँ पर गौर करने लायक बात है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी रिमार्केबल सी सच्चाई छुपा लिया। वहां 1952 के लोकसभा के इलेक्शन में 4 पार्टी थी, और 4 पार्टियों के चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौथे नंबर पर आए थे, और तीसरे नंबर पर हिंदू महासभा आई थी। यदि हिंदू महासभा का समर्थन मिल गया होता अंबेडकर जी को, तो भी अंबेडकर जी जीत जाते। तो वहां कांग्रेस ही नहीं हरा रही थी, हिंदू महासभा भी हरा रही थी। दूसरी बात यह देखना पड़ेगा कि 1954 में भी लोकसभा का चुनाव हुआ था, अंबेडकर जी उसमें भी लड़े थे, और अंबेडकर जी उसमें भी हार गए थे। लेकिन एक बात और भी गौर करने लायक है कि जब लोकसभा के चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर हार गए थे, तो कांग्रेस ने उनको राज्यसभा में भी पहुंचा दिया था, और डॉक्टर अंबेडकर अंतिम समय तक राज्यसभा के सदस्य रहे थे। संविधान निर्माता का होने का कितना लाभ मिला डॉक्टर अंबेडकर को राजनीति में? राजनीतिक लाभ की बात आप नहीं कर सकते। डॉक्टर अंबेडकर का पर्सनालिटी इतना बड़ा है कि उनके जीवित रहते हुए लाभ के लिए उन्होंने सोचा ही नहीं कभी। यदि लाभ के लिए सोच रहे होते ना, तो वो नेहरू के कैबिनेट के मिनिस्टर के तौर पे अपना जीवन गुजार देते। लेकिन उन्होंने तो हिंदू कोड बिल के मामले को लेकर असहमति जाहिर करते हुए त्यागपत्र दे दिया था। तो अंबेडकर सुविधाभोगी नहीं थे। जहां तक इतिहास में नाम की बात आती है,
तो निश्चित तौर पर दुनिया के किसी भी देश में यदि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होगा तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन का नाम इतिहास में दर्ज होता ही है। वो इधर अंबेडकर का नाम दर्ज है तो उधर अमेरिका में मेडिसन का भी नाम दर्ज है। लेकिन बात ये निकल के आती है कि क्या डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर कोई कृपा की गई थी? तो नहीं, डॉक्टर अंबेडकर इसके लिए डिजर्विंग भी थे। वो 40,000 किताब भी तो पढ़े थे, वो दुनिया के तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज से डिग्री भी तो लिए थे, वो दलितों के मसीहा के रूप में काम भी तो किए थे। और उनका जो न्याय का सिद्धांत है, वो न्याय का सिद्धांत फिर प्रतिशोध की बात भी तो नहीं करता है। तो डॉक्टर अंबेडकर अपने कर्मों और अपनी योग्यता के बल पर ये डिजर्व करते थे। अंबेडकर आज के समय में कितना जरूरी है? राजनीति की वो जरूरत है कि मजबूरी है? देखिए, जब आप राजनीति में जाते हैं ना तो इतिहासकार को बेचारापन महसूस होता है। सामान्य सी बात है कि जिसका बेटा बड़ा हो जाता है ना, उसका बाप भी बड़ा हो जाता है। ये बात आपको समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के अंदर राजनीति अब दलित चेतना से बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुकी है। दलित अवेयर्ड हो चुके हैं, एक्टिव मोड में आ चुके हैं, सत्ता का निर्माण कर सकते हैं, सत्ता का ध्वंस कर सकते हैं। और उनका सबसे बड़ा मसीहा पहले गांधी माने जाते थे, अब अंबेडकर माने जाते हैं। अंबेडकर ने दलितों के बीच में गांधी को रिप्लेस कर दिया है। ये पिछले 25-30 वर्षों की सच्चाई है। और जब अंबेडकर रिप्लेस कर दिए हैं तो अंबेडकर जरूरी हो गए हैं। अंबेडकर सबके द्वारा इस्तेमाल में ही तो लाए जा रहे हैं। कौन अंबेडकर को फॉलो कर रहा है? खुद मायावती जी जो अंबेडकर जी को फॉलो करने की बातें करती हैं, उन्हीं के हाथी को उन्होंने अपने चुनाव के चिन्ह के रूप में भी तब्दील किया था। लेकिन आप गौर करके देख लीजिए कि मायावती जी अंबेडकर जी का साथ लेने का प्रयास करती हैं सिर्फ नाम के स्तर पर। जब उनको लगा कि हम बहुजन पार्टी के पुराने तेवर के साथ में बहुमत प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने ब्राह्मणों के साथ में गठजोड़ करने का प्रयास किया। और ब्राह्मणों के साथ गठजोड़ करने का प्रयास किया तो उनके नारे भी बदल गए। हाथी शंख बजाएगा, नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। तो आप देखेंगे कि बौद्ध हाथी या ब्राह्मण हाथी में तब्दील हो गया, हाथी का धर्मांतरण हो गया। राजनीति है, यहाँ गुना गणित चलता है। और अखिलेश के साथ भी हाथ मिला लेती है मायावती राजनीति में। सत्ता कुछ भी करा सकती है। वो सिंहासन बत्तीसी की एक कहानी है। सिंहासन पर बैठने वाला आदमी सभी प्रकार का अतिक्रम करता है, और सिंहासन पर बैठने के लिए भी आदमी सभी प्रकार अतिक्रम करता है। कुछ भी हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। एक अंतिम सवाल, संविधान सब हर कोई मानता है और हर कोई संविधान के माध्यम से न्याय पाता है, तो बाबा साहब को एक जाति विशेष का नेता कैसे बना दिया गया? क्यों नहीं सर्व समाज का नेता क्यों नहीं बनाया गया? वो तो बनाने वाले पे निर्भर करता है। डॉक्टर अंबेडकर इतिहासकार के लिए कैसे है? तो मैं बतौर इतिहासकार डॉक्टर अंबेडकर को बहुत बड़ा अर्थशास्त्री, बहुत बड़ा संविधानविद और बहुत बड़ा समाजशास्त्री मानता हूं। इसके अलावे वो इतिहासकार भी थे और धर्मशास्त्री भी थे। मैं तो नहीं मानता कि वो किसी एक जाति के नेता हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आज की राजनीति करने वाले को वही फल प्यारा है जिसमें जूस हो। तो अंबेडकर जी को निचोड़ना यदि है तो दलितों का वोट अंबेडकर जी के नाम पे निचोड़ा जा सकता है। तो इसलिए अंबेडकर को दलित का नेता बनाया जाता है। अंबेडकर के न्याय का सिद्धांत तो बहुत सीधा सीधी कहता है कि नंबर 1, वो कहते हैं कि दलित को एजुकेट करो, उसको एजिटेट करो, उसको ऑर्गेनाइज करो। लेकिन साथ ही साथ वो दलित को ये भी तो कहते हैं कि न्याय के लिए संघर्ष करो, और न्याय की जमीन करुणा में होती है। आज के दलित नेता तो प्रतिशोध की बात करते हैं। अंबेडकर में कभी आपने प्रतिशोध की बात सुना है क्या? तो अंबेडकर अलग है और अंबेडकर का इस्तेमाल करने वाले अलग हैं।